सिर से लेकर पैर तक कोई भी ऑर्गन ऐसा नहीं है जिसका कैंसर मैंने अपने इतने 18 साल के एक्सपीरियंस में देखा ना हो। पेशेंट इसीलिए डॉक्टर के पास नहीं जाता कि भाई कोई गंभीर बीमारी ना निकल आए। आजकल तो मिथ भी है कि कैंसर की पहली स्टेज पे पता करना बहुत जरूरी है कि आपको कैंसर है। सर मिथ नहीं है ये ट्रूथ है कि कैंसर की पहली या दूसरी स्टेज में पता करना बहुत जरूरी है। बिकॉज उसमें इलाज इजी है, सस्ता है और रिजल्ट ज्यादा है। जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाएगी इलाज मुश्किल है, महंगा है और रिजल्ट कम। अच्छा, मानते हो बीइंग डॉक्टर की लोगों में अवेयरनेस की कमी है कैंसर के प्रति? अवेयरनेस की बहुत कमी है, एजुकेटेड लोगों में भी अवेयरनेस की कमी है। हाय एवरीवन, दिस इज मी आरजे गैरी। आप देख रहे हैं पटेल पॉडकास्ट। आज ऐसी बीमारी का जिक्र करने वाले हैं जिसका नाम सुन के हर कोई घबराता है और ऐसा लगता है शायद उसका इलाज संभव नहीं है, लेकिन इलाज संभव है। मैं बात कर रहा हूँ कैंसर की। और ज़्यादा जानकारी के लिए और डिटेल में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शिखा चावला फ्रॉम रेडिएशन एंड ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट, पटेल हॉस्पिटल जलंधर। हाय मैम, वेलकम टू पटेल पॉडकास्ट। हेलो। सबसे पहले तो कैंसर के बारे में जानना चाहूँगा, कैंसर होता क्या है? मिस्टर गैरी, कैंसर जैसे हमारे बॉडी में जितने भी सेल होते हैं या जितने भी बॉडी के स्ट्रक्चर होते हैं वो आम तौर पे जितने बनते हैं उतने ख़त्म होते रहते हैं। सो बॉडी में एक बैलेंस सा मेंटेन रहता है। लेकिन जब ये सेल होते हैं या जो कोशिकाएं होती हैं ये ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने लग जाती हैं लेकिन ख़त्म नहीं होती हैं, तो ये फिर एक ट्यूमर का रूप धारण कर लेती हैं, तो उसको हम कैंसर कहते हैं। कैंसर की टाइप्स भी होती हैं? कैंसर की टाइप्स बहुत ज़्यादा होती हैं, मतलब 50,000 से ऊपर कैंसर की टाइप्स होती हैं। सिर से लेकर पैर तक कोई भी ऑर्गन ऐसा नहीं है जिसका कैंसर मैंने अपने इतने 18 साल के एक्सपीरियंस में देखा ना हो। ओके, यानी कि सिर से लेके पैर तक किसी भी जगह पे कैंसर हो सकता है। हाँ जी। तो ये वार्निंग साइंस क्या होते हैं मैम? कैसे पता लगेगा एक ले मैन को, एक आम लोगों को कि हमें कैंसर है या कैंसर के सिम्टम्स ऐसे होते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि एक ले मैन को तो वैसे भी कुछ भी शरीर में ऐसा हो रहा हो जो कि उसको लगता है कि मेरे शरीर में नॉर्मल नहीं है, उसको कैंसर ही नहीं समझे, वो किसी भी बीमारी का निशान हो सकता है, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। 5% से कम केसेस में वो कैंसर निकलेगा। ओके। पेशेंट इसीलिए डॉक्टर के पास नहीं जाता कि भाई कोई गंभीर बीमारी ना निकल आए। जहां तक हम कैंसर की बात करें, हमारे 7 साइंस होते हैं जिसको हम कॉशन कहते हैं। ओके। जैसे पहला साइन होता है कि कोई भी चेंज होना हमारे लेट्रिन या पेशाब की हैबिट में, भाई पेशाब ज्यादा आना, रात को बार बार उठना, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाना, कभी लूज मोशन लग जाना, किसी भी जगह पे कोई भी गिल्टी बन जाना। और अगर वो पेनलेस है तो वो और भी खतरनाक है। अगर वो पेनलेस है, पेन नहीं करती, तो वो और भी खतरनाक है। सिर्फ वेस्ट में नहीं, कहीं पर भी। ठीक है। कोई भी जख्म है जो भर नहीं रहा बहुत देर से, कोई भी कफ है जो काफी देर से हील नहीं हो रही, हो सकता है वो टीबी हो लेकिन हो सकता है वो कैंसर हो। कोई भी आपकी आवाज में चेंज आ रही है तो वो भी कैंसर का निशान हो सकती है। फीमेल्स में माहवारी के सिवाय ब्लीडिंग होना, माहवारी के बीच में ब्लीडिंग होना, मीनोपॉज हो जाने के बाद ब्लीडिंग होना, जब पति पत्नी आपस में मिलते हैं तब ब्लीडिंग होना, ये सारे वार्निंग साइंस हैं। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होना, आप नहीं वेट लॉस कर रहे लेकिन वजन घटता जा रहा है, फीवर हो रहा है, उतर नहीं रहा है, ये सारी चीजें कैंसर के साइन हो सकते हैं। तो कृपया अगर ऐसे कोई साइन हो जो कि आपको समझ में नहीं आ रहे हैं कि आप में क्यों हो रहे हैं, तो आप डॉक्टरी जांच एक बारी आपकी जरूरी बनती है। वैसे भी वंस अ ईयर आपको अपनी सारी जांच करानी चाहिए। अच्छा, एक सवाल है, लोग कैंसर से डरते क्यों हैं? लोग तो डॉक्टर के पास भी नहीं जाते कि पता नहीं डॉक्टर क्या ही बोल देगा, ऐसा क्यों? कैंसर से तो इसलिए डरते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई बस अब लाइफ खत्म। और मेरा कहना ये है कि कैंसर इज नॉट अ सेंटेंस, इज जस्ट अ वर्ड। आजकल तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि अगर हम फर्स्ट स्टेज में या सेकंड स्टेज में कैंसर को पकड़ लेते हैं तो 85 से 90% पेशेंट ऐसे होते हैं जिसको हम क्योर कर सकते हैं और वो अपनी पूरी क्वालिटी ऑफ लाइफ से जी रहा होता है। मेरे पास ये पेशेंट्स आ रहे हैं जो 10-10 साल से ठीक हैं और आ रहे हैं।
और डॉक्टर के पास जाने से पेशेंट इसलिए डरता है क्योंकि उसको लगता है कि डॉक्टर जानबूझ के मुझ में बीमारी निकाल देगा, राइट राइट कि उसको अपना ट्रीटमेंट का मुद्दा बनाना है। लेकिन आप मुझे बताओ कि डॉक्टर क्यों जानबूझ के बीमारी निकालेगा? कौन सा डॉक्टर चाहेगा कि उसका पेशेंट ठीक ना हो? बिल्कुल। हमारे पास तो जब भी पेशेंट आता है, हमारी पहली कोशिश यही होती है कि पेशेंट ठीक होके हॉस्पिटल से जाए। हमारा तो टैग लाइन ही वो है कि जो आवे सो राजी जावे। राइट। अच्छा, एक और सवाल मैं उस पे आने लगा था, ट्रीटमेंट इजीली अवेलेबल है कैंसर का? बिल्कुल इजीली अवेलेबल है सर, अब तो हर सिटी में अवेलेबल है, हॉस्पिटल में ही सब कुछ अवेलेबल है हमारे। तो हमें तो पेशेंट को कहीं भेजना भी नहीं पड़ता। मुझे पता नहीं है कि जलंधर के लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि दिल्ली में या बॉम्बे में बेटर ट्रीटमेंट है। मुझे लगता है कि कैंसर के पेशेंट को तो पर्टिकुलरली घर में रह के ट्रीटमेंट कराना चाहिए, क्योंकि घर में जो आपको फैसिलिटी अवेलेबल है, आप यहाँ से कहीं दूर जाते हैं तो आप वहां पर बाहर रहते हैं, बाहर रहकर एक्स्ट्रा खर्चा करते हैं। मैं अप्रूव नहीं करती उस चीज को। अच्छा, मानते हो बीइंग डॉक्टर की लोगों में अवेयरनेस की कमी है कैंसर के प्रति? अवेयरनेस की बहुत कमी है, एजुकेटेड लोगों में भी अवेयरनेस की कमी है। जब हम उन्हें बता भी देते हैं कि ये कैंसर है, तब भी वो 4 जगह कंफर्म करते हैं, उसके बाद भी वो दूसरे तरह के ट्रीटमेंट्स को फॉलो करते हैं, और फिर उसके बाद जब किसी तरह से रिलीफ नहीं मिलता तो कैंसर की स्टेज बढ़ा के फिर वो हमारे पास आते हैं। उस टाइम तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। हाँ सर, ऑलमोस्ट 3rd 4th स्टेज में पहुंच जाते हैं। आजकल तो मिथ भी है कि कैंसर की पहली स्टेज पे पता करना बहुत जरूरी है कि आपको कैंसर है। सर मिथ नहीं है ये ट्रूथ है कि कैंसर की पहली या दूसरी स्टेज में पता करना बहुत जरूरी है, बिकॉज उसमें इलाज इजी है, सस्ता है और रिजल्ट ज्यादा है। जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाएगी इलाज मुश्किल है, महंगा है और रिजल्ट कम है। अगर पटेल हॉस्पिटल की बात करें, यहाँ कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है? सर यहाँ तो सबसे पहले जब पेशेंट आता है तो जिस प्रॉब्लम के साथ वो आता है, सपोज वो आया फीमेल आई बच्चेदानी में ब्लीडिंग के साथ, तो सबसे पहले वो गायनी डिपार्टमेंट में जाएगी। गायनी डिपार्टमेंट में उसका चेकअप होगा। वहां पर अगर उनको लगेगा कि बच्चेदानी में रसौली पड़ी है तो फिर उसके सारे टेस्ट किए जाएंगे, जैसे कि ब्लड टेस्ट है, अल्ट्रासाउंड है, MRI है, वो सारा कुछ करके बच्चेदानी से पीस टेस्ट लिया जाएगा। कहीं पर भी अगर बीमारी होगी तो पीस टेस्ट सबसे ज्यादा जरूरी है। इसमें मैं आपको एक मिथ बताती हूँ जो हम फेस करते हैं जी, कि उसको आपने लोहा नहीं लगवाना जी। अच्छा। पीस टेस्ट नहीं दिलवाना, पीस टेस्ट नहीं दिलवाना कि पीस टेस्ट दिलवाने से कैंसर फैल जाएगा। आप मुझे बताओ, जब तक हम पीस टेस्ट नहीं लेंगे, उसमें हमें पता नहीं चलेगा कैंसर है, तो हम इलाज कैसे करेंगे? राइट, ठीक है ना। तो फिर हम पीस टेस्ट लेते हैं, पीस टेस्ट की रिपोर्ट आती है, स्टेज पता चल जाती है, तो फिर डिपेंड करता है स्टेज के अकॉर्डिंग कि पेशेंट में सर्जरी की जाएगी, कीमोथेरेपी की जाएगी या रेडिएशन की जाएगी, या फिर तीनों ट्रीटमेंट्स की जरूरत है और पहले कौन सा ट्रीटमेंट देना है। अच्छा, जब हम टेक्निक्स की बात करते हैं, एडवांसमेंट की बात करते हैं, पटेल में क्या एडवांसमेंट लोगों को मिलेगी जो कैंसर के लिए आते हैं? सर हर फील्ड में एडवांसमेंट है हमारे पास। जैसे सर्जरी में हमारे पास रोबोट भी है। राइट। तो सर्जरी हमारी रोबोटिक होती है। अब फायदा उसका ये है कि ब्लडलेस सर्जरी है, उसमें पेशेंट का ब्लड लॉस बहुत कम होता है और पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे बहुत कम होता है। पहले तो ओपन सर्जरी करनी पड़ती थी, अब लैप्रोस्कोपिक सर्जरी भी करते हैं और अब उससे ऊपर रोबोटिक सर्जरी है। और कीमोथेरेपी में अब कीमो से ऊपर टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, ये सब आ गया है, जिससे कि पेशेंट को साइड इफेक्ट्स कम होते हैं। रेडिएशन थेरेपी में हमारे पास ट्रू बीम है, जिससे कि हम जो है वो सिर्फ कैंसर सेल्स को डायरेक्ट करते हैं और नॉर्मल सेल्स को बचा सकते हैं। तो पेशेंट को साइड इफेक्ट्स होते तो हैं बट बहुत कम होते हैं और बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाते हैं। तो ये सारी टेक्निक्स अवेलेबल हैं। और जो डायग्नोसिस में है, MRI से ऊपर हमारे पास पेट स्कैन भी है। तो पेट स्कैन में क्या होता है कि एक ही बारी में हम पूरे शरीर का स्कैन कर लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि बीमारी कहाँ कहाँ पर है। राइट। रेगुलर चेकअप कितना ज़रूरी हो गया? लोगों की लाइफ इतनी बिजी होगी, लोगों को याद भी नहीं रहता कि रेगुलर चेकअप कब कराना चाहिए, स्क्रीनिंग कैसे करानी है अपनी। ज़रूरी है रेगुलर चेकअप अपना? सर रेगुलर चेकअप वैसे तो हम 1 ईयर कहते हैं, वो सबको कराना चाहिए। स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि हम उन पेशेंट्स का चेकअप करें जिनमें अभी कोई बीमारी नहीं है।
तो इसमें हम कहते हैं कि जैसे जो फीमेल्स 40 से ऊपर हैं उनको अपनी मैमोग्राफी वंस अ ईयर करानी चाहिए। पहले 40 था, अब 45 हो गया है। वंस अ ईयर उनको करानी चाहिए। ऐसे ही जो पैप स्मीयर होता है, जो बच्चेदानी का कैंसर होता है, उसमें आफ्टर द वुमन इज मैरिड या जब भी वुमन सेक्सुअली एक्टिव हो जाए उसके बाद वंस अ ईयर वो कराना चाहिए। लेकिन अगर पैप स्मीयर के साथ HPV का टेस्ट भी हो जाए तो हम फिर वो स्क्रीनिंग 5 साल में एक बारी कर सकते हैं। ऐसे ही 50 साल की उम्र के बाद जो मेल्स हैं उनको एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट होता है PSA, जो कि प्रोस्टेट का स्क्रीनिंग टेस्ट है। एक ब्लड टेस्ट है जो आपको बता सकता है। डॉक्टरी जांच तो करानी ही करानी है, पर ये छोटे छोटे टेस्ट हैं। दूसरा एक होता है 50 साल के बाद लेडीज को और जेंट्स को कोलोनोस्कोपी, यानी कि बड़ी आंत की जांच होती है दूरबीन से, वो करानी चाहिए। स्क्रीनिंग के लिए आमतौर पे यही टेस्ट होते हैं। बाकी रूटीन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, छाती का एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ये तो जब डॉक्टर आपकी जांच करता है वंस अ ईयर तो उसको जो लाजमी आप में टेस्ट लगते हैं छोटे बहुत वो करवा लेता है। अगर उन टेस्टों में उसको कुछ गड़बड़ लगे फिर हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं। राइट। आजकल के ज़माने में ट्रेंड बन गया जंक फूड का, फास्ट फूड का, और मुझे लगता है कि बच्चे से लेके बूढ़े तक जंक फूड को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं खाते हुए। कैंसर के लिए जंक फूड का कितना रोल है? सर, हमारी डाइटरी हैबिट्स ने तो बढ़ाया ही है इंसिडेंस। डाइटरी हैबिट्स ने, हमारी कम एक्सरसाइज ने, फिजिकल एक्टिविटी है नहीं, ग्रीन वेजिटेबल्स हम खाते नहीं है, प्रोसेस्ड फूड हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो इन सब चीज़ों से कैंसर का बढ़ा ही है। दूसरा, आजकल जितनी भी हम वेजिटेबल्स खा रहे हैं वो पेस्टिसाइड से भरी हुई हैं, जो हम भी सुनते हैं कि सब में इंजेक्शन लगे हुए हैं उनकी ग्रोथ जल्दी करने के लिए। सो ये सब चीजें फर्क डाल तो रही हैं कैंसर की इंसिडेंस बढ़ाने को। आजकल तो फ्रोस्टेड चीजें भी बहुत मिलने लगी, उससे नुकसान क्या होता है? नुकसान है सर उससे। जितना आप होम कुक्ड फूड खाएं उतना बेटर है जी, उतना बेटर है। अच्छा, कोई मैसेज देना चाहोगे आप जो कैंसर के पेशेंट्स हैं या जो अर्ली स्टेजेस में हैं, उनको कैसे अपने आप को क्योर करना चाहिए? एक अच्छा डॉक्टर कैसे चूज किया जा सकता है? सर, पहली बात तो ये कि मैं ये कहूँगी कि आप जिस डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई भी डॉक्टर, मैं नहीं कहती कि आपने ज़रूरी पटेल हॉस्पिटल आना है, आप कोई भी कैंसर का डॉक्टर चुनते हैं, प्लीज़ उस पर फेथ रखिए। इधर उधर 4-5 डॉक्टरों को दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो डॉक्टर आपने चुन लिया है, जैसे वो आपको गाइड करता है उसको फॉलो कीजिए। आप अगर 4 डॉक्टरों को फॉलो करेंगे आप कभी ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि हर एक का अपना प्रोटोकॉल है। राइट। और मेरा मैसेज तो यही रहेगा कि आप अपने ऊपर फोकस करिए, अपना ध्यान रखिए, अपनी डाइट अच्छी रखिए, अपनी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी रखिए, अपना रेगुलर चेकअप कराइए। ये कैंसर सर्वाइवर्स के लिए नहीं है, या उनकी फैमिली के लिए है। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगी जो हमने अभी बात नहीं कर पाए, वो कैंसर की वैक्सीन एक आई है जो HPV वैक्सीन है, वो प्लीज सारी गर्ल्स को लगवाइए बिटवीन द एज ऑफ 9 to 16। वो कहते हैं कि मैरिज से पहले अगर लग जाए तो वो सर्वाइकल यानी बच्चेदानी के कैंसर से 95% के ऊपर तक बचाव करती है। Very nice. तो हम अपनी लड़कियों को मैरिज से पहले या सेक्सुअल कांटेक्ट में आने से पहले उसको लगा सकते हैं। कुछ कंट्रीज में तो वो लड़कों के लिए भी अप्रूव हो चुकी है, बिकॉज कांटेक्ट में तो दोनों नहीं आना है, तो दोनों के लिए अप्रूव हो चुकी है। यहाँ तो अब 45 की एज तक लेडीज में वो लगा रहे हैं, तो वो प्लीज अपनी लड़कियों को लगवाइए। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन अपने डॉक्टर से सीखिए, जिस भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास आप जाते हैं। और बाकी तो हेल्दी खाइए, खुश रहिए, बिल्कुल, और हेल्दी रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बात करके बड़ा अच्छा लगा, और मैं उम्मीद करता हूँ जिन लोगों को ये जानकारी मिली है वो अपना ख्याल रखेंगे और कैंसर को अर्ली स्टेज में क्योर करने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।